बेहद ज़रूरी है। तो ये हमारे अभ्यर्थी पर निर्भर करता है कि वो 1.5 साल में वो कर पाता है या उसके लिए कितना समय वो लगाता है। अब आपसे जानना चाहते हैं हम कि हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो युवा साथी हैं, अगर वो शीघ्रता से सफलता पाना चाहते हैं तो समय नियोजन यानी टाइम टेबल का कितना महत्व रहता है कि वो अपने समय को भी एक दिशा के अनुसार प्रयोग में लाएं? जी, देखिए, जो पहला आपका प्रश्न था उसका उत्तर और इसका उत्तर काफ़ी हद तक मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम को समझ गए, जी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है उसको समझ पाए, तो हमें टाइम टेबल या समय सारणी बनाना बहुत इजी हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। जी, तो जैसे एचएस की बात करें 2 मिनट के लिए, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का रहता है। 17-18 क्वेश्चन रहते हैं। हिमाचल के रहेंगे कोई 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा करंट अफेयर के 18-20 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट आपके 50 से 60 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट आएंगे। सो पॉइंट इसकी हमें प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो सब चीज़ें हम कर नहीं पाएंगे। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो कट ऑफ भी 55 से 60% जाती है, प्री में भी, मीन्स भी ऑलमोस्ट वैसे रहता है। सो हम 100 का लक्ष्य ना लें, हम लक्ष्य लें कि 65-70% हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच से चलेंगे तो हमारा टाइम टेबल भी सही बनेगा और हम अपने सिलेबस को टाइमली कवर कर पाएंगे। जी, ये तो हुई बात कि हमें जो हमारा टाइम टेबल है, अगर हमने विषय अंकों के अनुसार विषयों को बांट दिया तो हमारा जो टाइम टेबल है वो भी हम अचीव कर पाएंगे। अब आपसे जानना चाहते हैं, जब विषय का चुनाव कोई भी युवा दोस्त करता है तो उसे किस तरह से उसका चुनाव करना चाहिए कि उसको सफलता आसानी से मिल सके या उसको सफलता मिलने में आसानी हो सके? जी, देखिए, प्री तो काफ़ी हद तक, काफ़ी नहीं, पूर्णतया कॉमन है। जी, मेंस में भी काफ़ी हद तक कॉमनैलिटी है। सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम अपनी चॉइस ले सकते हैं। जी, जी, जी। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि पहले इसकी वेटेज जो थी ऑलमोस्ट 60% थी, अब इसकी वेटेज ऑलमोस्ट 20% है, बट स्टिल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऑप्शनल विषय जब चूज़ करना है वो हमारा अपना सब्जेक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो सब्जेक्ट हमें पसंद है हम उसको ले सकते हैं। और तीसरा फैक्टर ये होगा कि उस सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे मिलते हैं या उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ये 3 फैक्टर हो सकते हैं जिसके अनुसार आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। ये तो बात होगी कि हमें चयन किस तरह से करना चाहिए ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हुए। अब आपसे जानना चाहते हैं, जब हम प्री की तैयारी कर रहे होते हैं तो एप्टीट्यूड की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसकी तैयारी के लिए हमें क्या कुछ सामने रखना चाहिए, किस तरह से उसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ? जी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, एप्टीट्यूड में थोड़ी सी समस्या ये होती है कि बहुत सारे एस्पिरेंट इसको इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए हमें पेपर को एनालाइज करना है। जैसे क्वांटिटेटिव के 40-50 क्वेश्चन आते हैं या रीजनिंग के आते हैं कुल मिला के, तो हमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड की थोड़ी सी प्रेपरेशन और प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालांकि बैंकिंग लेवल का एप्टीट्यूड नहीं करना है, बट जैसे भी प्रश्न पत्र आ रहे हैं 3-4 साल से, उसके अनुसार हमें जो है वो तैयारी करनी है। सो हम उन्हीं प्रश्नों को या उन्हीं सेगमेंट्स को करें जो एचएस के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उसको ज़्यादा वाइड या बृहद ना बनाएं। उसके अलावा थोड़ी सी अंग्रेजी की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि वो इसके अलावा हमारे एसे राइटिंग में या लैंग्वेजेस के पेपर में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और लैंग्वेजेस को डेवलप करने में या स्ट्रॉन्ग करने में समय लगता है, वो 3-6 महीने में डेवलप नहीं हो पाएंगे। सो सारी चीज़ें एक साथ चलानी पड़ेंगी। इवन इंटरव्यू तक आपको पहले दिन से चलाना पड़ेगा, चाहे उसका अंश छोटा हो, बट धीरे धीरे आपको एक समग्र जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। जी, अभी आपसे बात करते हुए मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि जितनी आसानी से हम ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, आप जितनी आसानी से बता रहे हैं, जो हमारा युवा है, जो कैंडिडेट है, उसके लिए उतनी ही ये मुश्किल होती हैं, क्योंकि इसको अचीव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। समय सीमा का ध्यान रखना है, अपने विषय का उसको ध्यान रखना है, विषय पर पकड़ बनानी है। तो ये सारी चीज़ें जब वो नहीं कर पाता है तो एक मेंटल स्ट्रेस में वो आ जाता है। तो इस दबाव से वो बाहर कैसे निकले, या इस दबाव में जाने से बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए, वही मूल उत्तर एक ही रहेगा कि हमें एग्ज़ाम को समझना है। अगर एग्ज़ाम को हम समझेंगे तो हमें खुद रियलाइजेशन होगा कि हम प्रेशर में नहीं आ रहे हैं जी, हम एंजॉय कर रहे हैं। जब तक हम पढ़ना एंजॉय नहीं करेंगे, विल बी अंडर प्रेशर, और जब प्रेशर होगा तो उसको झेलना 3 महीने 6 महीने में किसी का ब्रेक डाउन हो सकता है या बर्नआउट हो सकता है। सो हम ध्यान ये रखें कि हमारी रुचि हो इस एग्ज़ाम में, तभी इसमें जाएं। और अगर रुचि है तो हम एग्ज़ाम को एनालाइज करें, उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो तैयारी करें और मेहनत करें। जहाँ तक प्रेशर की बात है, मुझे लगता है हमें ज़्यादा समय जो है वो
वितरित करना चाहिए, 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ चलाने चाहिए जी और नोट्स बनाने चाहिए और मन को खाली ना रहने दें। जी अगर हम खाली रखेंगे अपने दिमाग को जी तो वो नेगेटिविटी लाएगा, जी। विच इज़ वेरी नेचुरल ह्यूमन ट्रेट। जी तो नकारात्मकता आती है अगर हम सोचते हैं, लेकिन जितना पढ़ाई में समय लगाएंगे जी या थोड़ा बहुत खेल लें, व्यायाम करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जी तो उससे स्ट्रेस नहीं आएगा जी। और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रह सकते हैं। बाकी लोगों को ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे जी, कर रहे हैं, जी। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, जी उससे भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। जी और नोट्स बनाते रहें, जब आपके नोट्स बन रहे हैं तो आपको चिंता नहीं होती है, जी आपने कुछ ना कुछ गेन किया या उस चीज़ को आपने रिकॉर्ड कर लिया अपने हिसाब से, जी तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आप रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन भी कम से कम 50 से 70 रिवीजन आपको लेने चाहिए, जी तब आप टॉप लेवल का प्रिपरेशन कर पाते हो। जी। हम सोचते हैं कि हमने 3 या 4 प्रिपरेशन कर लिए, हमारा एग्जाम फिर भी क्यों नहीं निकल रहा है, तो जी। उसका रीज़न ये होता है कि वो दैट इज़ नॉट वेरी कंक्रीट और सॉलिड फाउंडेशन, जी तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं उसमें। जी आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि जो हमारा युवा है वो अगर अपना टारगेट अचीव करना चाहता है तो कहाँ कमी रह जाती है, कि हम सोचते हैं कि हमने जितना दिया है वो इनफ है, लेकिन वो इनफ नहीं रहता और कुछ उसमें हमारी तरफ से मेहनत जाना, हमारी डेडिकेशन जाना ज़रूरी रहती है, तो जाकर हम अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं। और साथ ही साथ हम अपने युवा साथियों से भी कहना चाहते हैं, अगर आप इस दौर में जब भी आप किसी भी करियर ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं, तो जैसे कि हमारे विषय विशेषज्ञ ने आज हमें बताया कि आप इससे बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और अपने समय को अपने विषयों के हिसाब से वितरित कर सकते हैं, ताकि आप एक ही विषय के साथ ना जुड़कर बार बार अलग अलग विषय के साथ जुड़ें और उसको पक्का करते चलें। अब आपसे जानना चाहते हैं जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं मुझे? मैं इसमें सप्लीमेंट करना चाह रहा था जी कि जी जी अगर आपको एक फैटीग आ रही है, प्रेशर आ रहा है, जी, जी, तो उसके 2 मेन कारण हो सकते हैं। एक तो या तो आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी है, यानी आपकी जो प्लान है, जी। एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ा कच्चा है। उसमें कमी है, जी, जी। तो आप दिशा भ्रमित हो गए, आपको पता नहीं चल रहा है ना। तो एक कारण ये हो सकता है कि आप प्रेशर फील करें। दूसरा, मोटिवेशन की कमी। जी। अगर इन दोनों में से कोई कारण जो है वो आपको थका सकता है, आपको प्रेशर में ला सकता है। अदरवाइज अगर आप सुदृढ़ हैं, आपका प्लान ठीक है, आप कभी थक नहीं सकते, आप कभी प्रेशर में आ ही नहीं सकते। जी। अगर प्रेशर आ रहा है तो वो एक खतरे की घंटी है, यानी जी। प्लान को सही करो या अपने मोटिवेशन को सही करो, जी अदरवाइज थकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा साथी इससे ज़रूर प्रेरणा लेंगे कि या तो उनको अपने प्लान को फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है या फिर उनको मोटिवेट होने की ज़रूरत है, और उसके लिए कोई ना कोई कदम, कोई ना कोई दिशा का चयन उनको ज़रूर करना होगा ही होगा। अब आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि कोचिंग नहीं ले सकते, बहुत से ऐसे हैं जो स्वयं ही पढ़ाई करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कोचिंग के ज़रिए सफलता प्राप्त करते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी दिशा सही है और किससे कितना फ़ायदा मिलता है? देखिए, दिशा हम कोई भी लें, जी जी 70 to 90% गेम आपके ऊपर डिपेंड करता जी है। जी जी देखिए, कोचिंग की आवश्यकता उनको हो सकती है जिनके फंडामेंटल्स या बाकी चीज़ों में कुछ कमी है, जी तो वो अपना एक लेवल बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद करना कि कोचिंग सेंटर हमें जिता देंगे या आपका कोच आपको पीठ पे बिठा के लाइन पार कराएगा, नहीं होगा, पॉसिबल ही जी नहीं है। नहीं, सो जी जी दोनों चीज़ें डिपेंड करता है पर्सन कौन है। अगर किसी का फंडामेंटल क्लियर है, उसको प्लान क्लियर है, एग्ज़ाम क्लियर है, तो कोचिंग की आवश्यकता रहती नहीं है। लेकिन अगर कुछ कमी है या हमें लगता है या हमारे पास समय है, तो हम कोचिंग कर सकते हैं। सो वो पर्सन डिपेंडेंट सिचुएशन है, जी। बट ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों में से क्या करना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे अपने युवा साथियों से कि जिनको थोड़ी सी भी कमी लगती है वो कोचिंग की तरफ को जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हैं और आपका विज़न क्लियर है, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप सेल्फ स्टडी से भी अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं, बहुत से, ये तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी तरफ हमारे युवा आकर्षित होते हैं, वही युवा नहीं जो बेरोज़गार हैं, बल्कि वो भी जो नौकरी में हैं। तो नौकरी पेशा अभ्यर्थी अगर इसके लिए तैयारी करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है और वो किस तरह से इस दिशा की ओर मुड़ सकता है? देखिए, ऐसा हम कह नहीं सकते कि आपको 10 या 15 घंटे हर दिन पढ़ना है। जी मेरे हिसाब से अगर थोड़ा समय है आपके पास, 1 साल का समय है या ज़्यादा है, तो 3 से 4 घंटे प्रतिदिन आप पढ़ पाएँ। छुट्टी वाले दिन 7, 8, 10 घंटे पढ़ लें, तो उतना काफ़ी रहता है। तो वर्किंग पर्सनस के लिए पढ़ना या तैयारी करना जी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन उनकी प्लान और भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी और भी अच्छे तरीके से सेट होनी चाहिए। वो 9 के 9 सब्जेक्ट को शायद ना कर पाएँ एक लेवल पे, वो ऐसा करेंगे कि 4 या 5 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, या 90% टाइम वो 5 सब्जेक्ट्स में लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
उन्होंने करंट अफेयर पे समय लगाया, हिमाचल पे लगाया, उसके बाद जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट के ऊपर समय लगा लिया है ना, और एक आध जीके की किताब कर ली, क्योंकि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग चांस नहीं है बट एक अच्छा चांस डेवलप करना है, तो वो 5 या 6 सेगमेंट को पकड़ लें, उनमें तैयारी करें ज़्यादा, कुछ सब्जेक्ट को हल्का हल्का करें या जीके लेवल पे करें, इग्नोर भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो प्री निकाल पाएंगे। उसके बाद मेन के लिए थोड़ा सा और समय मिलता है तो वो साथ में कर सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन ऑफलाइन कई चीज़ें हैं, कई मटेरियल, कई तरीके के गाइडेंस, इंटरव्यूज़, सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आज की डेट में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम नौकरी के साथ नहीं कर सकते। इनफैक्ट पर्सनली आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर HAS एंड आई वॉज वर्किंग समवेयर, तो 3-4 घंटे का टाइम होता था, वो भी 2-3 महीने के लिए, सो प्री भी निकल पाया, देन सेम 3-4 घंटे 2 महीने के लिए, तो मेंस भी निकल गया था, देन आल्सो अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। हालांकि लक्ष्य नहीं था एग्ज़ाम को क्लियर करना, या बचपन से लक्ष्य नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, बट अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग पीपल कैन डू इट, या हो सकता है शायद उनमें ज़्यादा मैच्योरिटी या डिसिप्लिन भी होगा, तो जी 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 मेरे ख्याल से कर सकते हैं, कोई और गोल के प्रति उनकी डेडिकेशन भी बिल्कुल साफ और क्लियर होगी, सही होगी। हाँ, एक डायमेंशन ये भी कि उनके पास लिमिटेशन होंगे, या तो टाइम के लिमिटेशन होंगे, या फैमिली एंगेजमेंट के होंगे, या बाकी चीज़ें होंगी, तो उनको बहुत ही एक लेज़र बीम की तरह सोचना और काम करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल है, मेरे को लगता है अच्छे चांसेस हैं, नौकरी के साथ आप कर सकते हैं। जी, तो ये भी हमारे युवा दोस्तों के लिए एक अच्छा चांस है, अगर वो सिविल सेवा की तरफ जाना चाहते हैं, इसकी तरफ को आकर्षित होते हैं, लेकिन आप पहले से ही नौकरी पेशा हैं, तो भी आप इस दिशा में जा सकते हैं। बस आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए और कुछ समय आपको इसके लिए वितरित करना बेहद ज़रूरी रहता है। आपसे जानना चाहते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि हमारे युवा साथी सामग्री को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि कहाँ से मटेरियल, किस तरह का मटेरियल उनको पढ़ना चाहिए। अगर हम खास तौर पर ऑनलाइन सामग्री जो मिलती है उसकी उपयोगिता की बात करते हैं, तो वो कितनी सही रहती है, कितनी उपयोगी रहती है, HAS की बात करते हैं उसके लिए? देखिए, सामग्री से पहले इसको हम एक और तरीके से एग्जाम को समझते हैं, जैसे क्रिकेट हिंदुस्तान में अच्छे से समझा जाता है, इट इज़ लाइक ए टेस्ट मैच, तो हमें क्या बॉल खेलना है वो तो इम्पोर्टेंट है जी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बॉल को बाहर जाना देना है या किस बॉल को छोड़ देना है, ताकि हम विकेट का रिस्क ना लें। तो सेम एग्जामिनेशन में भी अप्लाई होता है कि हमें ये जानना है कि हमें क्या नहीं करना है जी, और क्या जी, नहीं करने वाली टॉप 5 चीज़ों में से एक चीज़ होगी कि एक्सेसिव मटेरियल को होर्ड नहीं करना है, हमें एकत्रित करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें आदि मानव नहीं बनना है कि हम बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लें और उसको फिर यूटिलाइज करें, वैसे नहीं हो पाता है। और वो हमारे दिमाग की इनसिक्योरिटी को भी बताता है। अगर हम बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी बुक्स को अपने पास होर्डिंग करके रखते हैं तो हम उनको नॉर्मली नहीं पढ़ पाते हैं, वो हमारे दिमाग के ऊपर एक बोझ रहता है कि हमने इनको टच नहीं किया या देखा नहीं है। और ये वही व्यक्ति ज़्यादा करेंगे, वही एस्पिरेंट करेंगे जिनको एग्ज़ाम की क्लैरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम की डेप्थ क्या है, एग्ज़ाम पूछ क्या रहा है। एग्ज़ाम इज़ लाइक भगवान, उनको जो चाहिए वो उनको देना पड़ेगा आपको, तो उनको जिस तरीके की पूजा होगी वो आपको करनी पड़ेगी। आप अपने स्टाइल की पूजा नहीं कर सकते, अपने तरीके से कोई मंदिर नहीं बना सकते। तो जो एग्ज़ाम है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको एग्ज़ाम से खेलना है, आपको ज्ञान के साथ नहीं खेलना है। ज्ञान इज़ लाइक गॉड, भगवान से आप नहीं जीत सकते, आप एग्ज़ाम से जीत सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम को हम समझें तो सही। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 3-3 साल उनको ये रियलाइज़ करने में लग जाते हैं कि एग्ज़ाम है क्या, मांग क्या रहा था, हम कुछ और ही कर रहे थे और ये हुआ कुछ और, इसलिए हम फेल कर रहे हैं। हालांकि वो स्ट्रांग होते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट वो नहीं हो पाता बिकॉज वो एट द फर्स्ट प्लेस एग्ज़ाम को कभी समझे ही नहीं या समझना आवश्यक नहीं उनको लगा। सो लाइफ में एक ऑब्जेक्टिविटी होनी है, कुछ भी करना है आपको, इट्स लाइक एन इन्वेजन, एक अटैक की तरह है। आपको फोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगाने हैं, आपको घूमना, देखना दीवार कहाँ नीची है, कहाँ ऊंची है, कहाँ पे वीकनेस है, आपको अटैक कहाँ से करना है। लेकिन अगर हमने वो मुआयना, वो सर्वे नहीं किया और हम खुले मैदान में चले गए एकदम, तो स्नाइपर हमें कहीं से गोली मार देगा, हमें नहीं मालूम चलेगा गोली कहाँ से आई है। जी। तो एक अध्ययन करना, एग्ज़ाम को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने 15 दिन भी दे दिया एग्ज़ाम को समझने में, उसकी इंट्रिकेसीज को समझने में, तो आपका काम बहुत ही आसान होगा। आप 1 साल में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है हमें लक्ष्य लेने भी नहीं चाहिए पंचवर्षीय कि हम 5 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे, दैट इज़ अ फेलियर। आपको 1 साल में एग्ज़ाम निकालना चाहिए, मैक्सिमम 2। जी।
आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से बताया कि अगर हमारा जो कैंडिडेट है वो मटेरियल को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जा सकता, उसको पता होना चाहिए कि उसको जो एग्जामिनर है उसको क्या पूछने वाला है, क्या पूछना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से ही उसको मटेरियल भी अपने पास इकट्ठा करना चाहिए, ना कि मटेरियल को बोझ की तरह इकट्ठे करके अपने ऊपर लाद देना चाहिए। अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत की, बहुत से हमारे स्कूली बच्चे भी ऐसे हैं जो कि इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, सिविल सेवा की तरफ, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर इसका अध्ययन, इसकी स्टडी स्कूल लेवल से ही अगर हमारा युवा तैयारी इसकी करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है, या इसके लिए सही समय कौन सा रहता है तैयारी शुरू करने का? देखिए, इसके लिए जितना जल्दी हम स्टार्ट कर पाएँ वो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि बिल्कुल 100% एग्ज़ाम को लेके नहीं, बट कुछ चीज़ें हमें डेवलप करनी चाहिए, और इसमें मुझे पर्सनली भी एक कनेक्शन लगता है, बिकॉज जैसे हमारे स्कूल्स हैं उनका भी बिल्डअप ऐसा था कि थोड़ा जीके क्विजिंग की तरफ एक्टिविटीज़ चलती थी, तो बच्चे भी उसमें जाते थे, तो हमें जीके की तरफ जाना चाहिए, नंबर एक चीज़। उसके अलावा लैंग्वेजेस, डिबेट, डेक्लामेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हमारे कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, हम कॉन्फिडेंट होंगे, तो जीवन में 10 साल बाद हमें ये संघर्ष नहीं रहेगा कि हमें इंटरव्यू में कैसे बोर्ड को फेस करना है। हमारा संघर्ष ये होना चाहिए कि हम टेक्निकल चीज़ का आंसर कैसे करेंगे, उसकी तैयारी के ऊपर, ना कि अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। पॉइंट इज, एक बच्चे को पेरेंट्स ने डेवलप करना है। शायद 5 या 7 साल के या 8 साल के बच्चे को पता नहीं रहता, बट पेरेंट्स को इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया उनके डेवलप करके देने हैं। उनके इंटरेस्ट के अनुसार हो तो बहुत ही अच्छा है, और ये चीज़ें थोपनी नहीं चाहिए। बट हाँ, जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, 3-4 सब्जेक्ट हल्के हल्के अपने स्तर पे डेवलप होने चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए शुरू से, तो बाद में बहुत इजी हो जाता है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि हमारा युवा अगर इसकी तरफ कुछ जाना चाहता है तो उसको पहले से ही, मतलब जब उसकी स्कूली शिक्षा हो रही है तो उसके पेरेंट्स को खास तौर पर उसमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि क्विज़ की तरफ को या भाषाओं के अध्ययन की तरफ को पकड़ बनाने की बहुत बहुत ज़रूरत रहती है। अब आपसे जानना चाहते हैं कि फिर से एक बार कि अगर हम न्यूनतम योग्यताओं की बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी न्यूनतम योग्यताएँ रहती हैं जो एक अभ्यर्थी के पास होनी बेहद ज़रूरी है इससे पहले कि वो सिविल सेवा का चयन करें? योग्यताएं आप शैक्षणिक पूछ रहे हैं या फिर स्किल लेवल के ऊपर कौन से स्किल्स होने चाहिए? हाँ, आप विस्तार से शैक्षणिक और स्किल दोनों के बारे में ही बताएं ताकि हमारे युवा दोस्तों को कोई भी संशय इस दिशा में ना रहे। देखिए, ग्रेजुएशन तो एक रिक्वायरमेंट है, हालांकि लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन को, और जहाँ तक सॉफ्ट स्किल्स की बात है या टेक्निकल स्किल्स की बात है, तो सॉफ्ट में मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, वेदर दे आर स्पोकन और रिटन, दोनों स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जैसे ऐसे 100 नंबर का है तो आपके रिटन स्किल्स अच्छे हैं तो आप 0 पे स्टार्ट नहीं करोगे, आप 1-2-3 महीने में आप टेक्निकल प्रिपरेशन करोगे, आप अपनी अंग्रेजी या फ्लो बनाने में ऐसे कैसे लिखते हैं उसमें आपको एफर्ट नहीं लगाना है, तो आपका बेस बना हुआ है। तो इस तरीके से इंग्लिश के ऊपर और हिंदी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हिमाचल के बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो हिंदी या इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनके पेपर कमीशन नहीं चेक करेगा, दे आर कंपल्सरी पेपर्स, तो इंग्लिश और हिंदी के ऊपर काम करना है। जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची वर्ड्स, थीसर्स, फ्रेज, ईडियम, बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे उसको डेवलप करेंगे तो हम बहुत ही स्ट्रांग होंगे, तो हमें जो है वो समय हम बचा सकते हैं। तो हम अपना सारा ध्यान टेक्निकल चीज़ों पे लगाएं। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो नंबर 1 चीज़ है मेरे हिसाब से। नंबर 2 इज़ जीके। थोड़ा आप जीके बनाएंगे तो आपकी लाइफ में पहले से कनेक्शन बने होंगे, तो आपको ये हर चीज़ जो है वो, हर सेंटेंस आपकी लाइफ का पहला सेंटेंस नहीं होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो तैयारी के समय आपको पता लगेगा कि इन चीज़ों का कनेक्शन है आपस में। तो जीके और लैंग्वेजेस मेरे हिसाब से 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे युवा साथी जो सिविल सेवा की ओर जाना चाहते हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं, किस तरह से आसानी से बिना स्ट्रेस में जाए वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं? देखिए, अगर एक ही शब्द कहना है तो मुझे लगता है लग्न वो शब्द है जो इंडियन कल्चर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इवन एस्ट्रोलॉजी में भी जो है लग्न इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, तो लग्न होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 इज़ प्लानिंग, आपको अच्छे से करना है। प्लानिंग तभी कर पाओगे जब एग्ज़ाम को आपने अच्छे से टैकल किया। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मेकिंग नोट्स, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इट्स लाइक ह्यूज, ह्यूमंगस,
तो आपको अपने नोट्स बनाना है। 100 पेज आपने पढ़ लिए, 10 पेज के आपके नोट्स होने चाहिए और उनको रिवाइज करो। आप 70 रिवीजन एक किताब का नहीं कर सकते, लेकिन एक किताब के एक बारी में नोट्स बना लिए तो उसके 70 रिवीजन आप कर सकते हो। वो आपको बहुत अच्छी एज दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल 3 फैक्टर हो सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हमने मंजिल कार्यक्रम में प्रशासनिक सेवा में उज्जवल भविष्य इस विषय को लेकर बात की और हमारे एक्सपर्ट श्री अभिषेक चौहान जी हमारे बीच में रहे आप, और इतने विस्तार से, इतने स्पष्ट शब्दों में आपने, इतनी भारी कह सकती हूँ मैं, इस भारी विषय पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको ज़रूर अच्छा खासा अनुभव मिला होगा, अच्छी खासी प्रेरणा मिली होगी। आज के इस कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। युवा साथियों, मंजिल कार्यक्रम में आज एक बहुत ही रोचक और जानकारीवर्धक विषय लेकर हम आए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के विषय विशेषज्ञ ने जो जानकारी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई, उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएंगे, और जो बातें उन्होंने आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचाई, उन सारी प्रेरक बातों को अपनाकर ज़रूर अपनी मंजिल को पाने में आपको आसानी मिलेगी। चलते चलते बस यही कहेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।